पूरी दुनिया में 100 से भी ज्यादा रेडियो टेलीस्कोप्स है, मगर इसके बावजूद हमें रेडियो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड लिटरली कोई भी डिटेल नहीं मिलती। अब आप यहाँ पे आर्गुमेंट रखेंगे कि हमें वाव सिग्नल, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट डेटा रेडियो टेलीस्कोप्स के द्वारा ही तो दिए गए थे, बट ये डेटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरफ आने वाली मेजॉरिटी रेडियो वेव्स को हमारा एटमॉस्फेयर अपने अंदर से पास होने ही नहीं देता, जिस वजह से हमारी तरफ आने वाली मैक्सिमम रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर से ही डिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है, जिस वजह से हम टेक्निकली कभी भी यूनिवर्स के ओरिजिनेशन के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पर आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, एक है, और वो ये कि हम पृथ्वी से दूर स्पेस में कोई रेडियो टेलीस्कोप स्टैब्लिश कर सके। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है? इसमें चैलेंजेस क्या है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आखिर ऐसा करने की जरूरत किसी भी स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा क्यों है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, ये है वेवलेंथ के चार्ट, जिसे हम अपनी वीडियोस में कई बार दिखा चुके हैं। अब इसमें जिस रे की वेवलेंथ जितनी छोटी होती है ना, वो वेव उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है, और जैसे जैसे वेवलेंथ एक्सपैंड होती रहती है, वैसे वैसे इन वेवलेंथ की एनर्जी कम होती रहती है। अब कोई नॉर्मल कॉस्मिक एंटिटी हो जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ आने वाली सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ एंड एनर्जी हम तक एज इट इज पहुंचेंगी, जिसका मतलब हम उनके रॉ एंड प्योरेस्ट फॉर्म को स्टडी कर पाएंगे। हालांकि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है, जिसे ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, और एक इंसान के तौर पे जहां ये हमारे लिए एग्जिस्ट करने वाली सबसे अच्छी चीज है ना, वहीं पर एक रिसर्चिंग एंथुसियास्ट के तौर पे हमारे लिए इसका होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। वेल, क्योंकि ये ओजोन लेयर आउटर स्पेस और सोलर सिस्टम से धरती की तरफ आने वाली सारी अल्ट्रावायलेट या उससे छोटी वेवलेंथ्स को ना एब्जॉर्ब कर लेती है। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स के बीच की मोस्टली वेवलेंथ्स को पास होने ही नहीं देता, और जो रेडियो वेव्स बहुत लंबी होती है ना, उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है, जिस वजह से रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स के पास बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स ही पहुंच पाती है, और उन्हें गिने चुने रेज की मदद से उन्हें जैसे तैसे काम चलाना पड़ता है। इस छोटी सी पासिंग वेवलेंथ को एस्ट्रोनॉमी में रेडियो विंडो के नाम से जाना जाता है, और ये रेडियो विंडो फ्लक्चुएट होती रहती है डिपेंडिंग कि आखिर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है उस जगह पे, उस समय का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन क्या है। नाउ आफ्टर ऑल, जमीनी सतह पे मौजूद रेडियो टेलीस्कोप्स तक आने के लिए उन रेडियो वेव्स को इन ऑब्स्टेकल से होके भी गुजरना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें डेटा तो मिल ही रहा है ना, तो स्पेस में जाने की जरूरत ही क्या है? तो आओ चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेडियो टेलीस्कोप्स किसी भी तरह के स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा जरूरी क्यों हैं। बिग बैंग के करीब 4 लाख साल बाद यूनिवर्स की डार्क एज शुरू हुई थी, और करीब अगले 600 मिलियन साल तक चली थी। इस डार्क एज में इस ब्रह्मांड में कुछ भी मौजूद नहीं था, ना तो कोई स्टार था, ना ही कोई गैलेक्सी थी, और ना ही कोई प्लैनेट थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की धुंध, जो कि बिग बैंग के बाद क्रिएट हुई थी। नाउ सिंस उस वक्त स्टार्स वगैरह कुछ एज सच नहीं थे, तो चाहे हम कितना ही पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप ना बना ले, फिर चाहे गामा रेज के लिए गामा रे बर्स्ट पोलैरिमीटर हो, एक्सरे के लिए चंद्रा हो, यूवी रेज के लिए शील्ड्स हो, इंफ्रारेड के लिए JWST हो, बिना किसी रेडियो टेलीस्कोप के ना हम बिग बैंग जितनी पुरानी वेव्स को कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जितनी भी वेव्स ओरिजिनेट हुई होंगी, वो सब की सब अब इतनी ज्यादा फेड हो गई होंगी ना, कि अगर वो हमारी पृथ्वी तक आती भी होंगी तो हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता होगा, जिस कारण से चाहे हम धरती पे कितना ही अच्छा रेडियो टेलीस्कोप ना बना ले, या हम तक बिग बैंग के दौर की रेडियो वेव्स का सैलाब ही क्यों ना आ जाए, हमारे लिए उनकी एग्जिस्टेंस किसी काम की नहीं होगी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ठीक है, अगर धरती पे रेडियो टेलीस्कोप उतने कारीगर नहीं है, तो हम एक स्पेस रेडियो टेलीस्कोप बना लेते हैं, जैसा कि हमने हबल, JWST, चंद्रा और ये सब बनाया हुआ है, जो कि हमें यूनिवर्स के काफी सारे पिक्चर्स देता भी रहता है समय समय पर। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। दरअसल एक रेडियो टेलीस्कोप किसी नॉर्मल टेलीस्कोप की तरह छोटा मोटा नहीं होता, बल्कि रेडियो टेलीस्कोप का एपर्चर जितना बड़ा होता है, वो उतनी ही बड़ी वेवलेंथ्स को कैप्चर कर पाता है।
जिसका मतलब है कि हमें जितना पुराना डेटा चाहिए होगा उतने ही बड़े अपर्चर का स्पेस टेलीस्कोप भी बनाना होगा, यानी हमें उतना ही बड़ा एक डिस्क क्रिएट करना होगा। नाउ सिंस अपर्चर साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो वेव्स एंड इट्स लॉन्जिविटी, तो अगर हम स्पेस में कोई टेलीस्कोप बनाए भी तो हमें कम से कम उसका अपर्चर 1 किलोमीटर चौड़ा तो रखना ही होगा, ताकि वो इस लेवल की या उतनी ज्यादा पुरानी वेव्स को कैप्चर कर पाए और हमें ट्रांसमिट कर पाए कि हम उस डेटा से कुछ कंस्ट्रक्टिव बना पाए। अब देखो, चलता फिरता 1 किलोमीटर फिगर बनाना एक बेवकूफी से कम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल सवाल ये आता है कि आखिर क्या स्पेस में कोई रेडियो टेलीस्कोप स्टैब्लिश ही नहीं किया जा सकता? वेल, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस आइडिया का ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि हम उस स्पेस टेलीस्कोप को किसी दूसरी कॉस्मिक एंटिटी में इंस्टॉल कर दे, जिसके ऊपर कोई ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर ही ना हो जो उसकी तरफ आने वाली छोटी बड़ी रेडियो वेव्स को रोके। और दोस्तों, कॉस्मिक एंटिटीज के नाम पे हमारे पास 2 ही ऑप्शंस आते हैं, एक है अपना चांद और दूसरा है मंगल ग्रह। अब चूंकि मंगल ग्रह हमसे बहुत ही ज्यादा दूर है, प्लस वहां पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े तूफान चलते हैं, जिसके कारण से हमारे टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा धूल जम सकता है, इसीलिए वहां पे इसे अंजाम देने का सेंस नहीं बनता। तो हमारा यहाँ पर फाइनल ऑप्शन बचता है लूनार सरफेस, जो कि बिल्कुल स्टेबल और खाली है, जहाँ तूफान का भी कोई डर नहीं है। और इसी कारण से वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डिटेल देखा। उन्होंने देखा कि लूनार सरफेस पूरी तरह क्रेटर से भरी पड़ी है, ऊपर से किसी सक्सेसफुल वर्किंग रेडियो टेलीस्कोप का पैराबोला स्ट्रक्चर में होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उस रेडियो टेलीस्कोप को एक क्रेटर में बनाने का आइडिया प्रपोज किया और लकीली उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल इस गुत्थी में यही था कि इतना बड़ा रेडियो टेलीस्कोप आखिर क्रेटर में डिप्लॉय कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे सामने ये मॉडल रखा गया। देखो, इस प्रपोजल के हिसाब से कुछ इस तरह लूनार क्रेटर के चारों तरफ कुछ डुआ एक्सेल रोवर्स छोड़े जाएंगे और उन रोवर्स का काम फोल्डेड रेडियो टेलीस्कोप को खोल के फंक्शनल बनाना होगा। दरअसल जैसे बाकी टेलीस्कोप्स कई सारे पैनल्स के बने होते हैं ना, वैसे ये वाला टेलीस्कोप नहीं होगा। ये टेलीस्कोप पूरी तरह से वायर्ड मेश का बना होगा, जिसे एक लैंडर के थ्रू उस क्रेटर में डिपॉजिट किया जाएगा और फिर सेपरेट लैंडर्स के थ्रू मल्टीपल रोवर्स को उस क्रेटर के चारों तरफ उतारा जाएगा उस वायर्ड मेश को खोलने के लिए। और वहां पर लैंड करने के बाद जैसे जैसे वो रोवर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वैसे वैसे वो मेश खुलती जाएगी और अंत में फोल्डेड टेलीस्कोप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा और वेव्स रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। साल 2021 में जब इसकी डिजाइन प्रपोज की गई थी, तब रिफ्लेक्टर का डायामीटर 1 किलोमीटर प्रपोज किया गया था और डेवलपमेंट स्टेज पे जाने के लिए इस प्रोजेक्ट को नासा द्वारा $5 लाख भी दिए गए थे और इसके डेवलपमेंट में काम भी चल रहा है, ये बात भी सामने रखी जा चुकी है। बट एज ऑफ नाउ डेवलपमेंट की प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है, इस पे कोई भी बड़ा खुलासा पब्लिकली नहीं किया गया है। हाँ, पर एक बात जरूर सामने रखी गई है और वो है इस रेडियो टेलीस्कोप की लोकेशन। इस लूनार क्रेटर रेडियो टेलीस्कोप एज नोन एज LCRT को मून के फार साइड में इंस्टॉल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही साइड जो कभी भी अर्थ को फेस नहीं करती है और इसके एक नहीं बल्कि कई कारण है। पहला, ये टेलीस्कोप 10 मीटर से भी ज्यादा की वेवलेंथ की रेडियो वेव्स को कैप्चर कर पाएगा, जिन्हें अर्थ की आयोनोस्फीयर द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और 10 मीटर की रेडियो वेव्स बहुत बड़ा नंबर है। कुछ तो इवन ये तक कहते हैं कि इतनी अल्ट्रा लॉन्ग वेवलेंथ यूनिवर्स जितनी पुरानी भी हो सकती है। एंड अगर इससे भी बड़ी वेवलेंथ की रेडियो वेव्स रेडियो टेलीस्कोप में कैप्चर हुई, तो हो सकता है कि वो रेडियो वेव खुद बिग बैंग के वक्त की ही हो। नाउ हु नोस, क्या पता हम साक्षात बिग बैंग को ही इस रेडियो टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर कर ले। अब देखो, फार साइड पे होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इस टेलीस्कोप की रीडिंग्स के साथ फालतू की नॉइज, जैसे कि हमारे अर्थ के आयोनोस्फीयर से डिफ्लेक्ट होने वाले बेकार की वेवलेंथ या फिर सैटेलाइट द्वारा ट्रांसमिट की हुई वेव्स छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। और लूनार नाइट के दौरान सूरज की रेडियो नॉइज भी डेटा को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। अब अगर ये रेडियो टेलीस्कोप बन गया ना, तो ये पृथ्वी का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा फील्ड अपर्चर्स रेडियो टेलीस्कोप बन जाएगा, जिसे हम यूनिवर्स की पुरानी से पुरानी बातों को सुन पाएंगे और देख पाएंगे।
अब सुनने से याद आया, आप में से बहुत से लोग ना हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछते रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, पर हम कई बार उनका जवाब नहीं दे पाते। तो अब से हम ये कोशिश करने वाले हैं कि हम अपने वीडियोस के थ्रू आप में से किन्हीं 3 कमेंट्स का जवाब दें, फिर चाहे वो क्वेश्चन हो, क्रिटिसिज्म हो या फिर सजेशन हो। तो जल्दी से कमेंट में आपका जो भी मन करे वो लिखिए और पूछिए, और हम अगले वीडियो में खुद आपका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है चाइना के आसमान में दिखे 7 सूरजों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जो कि चाइना के एक शहर का था, जहां पर इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता था कि आसमान में 7 सूरज है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो एडिटेड बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर क्या रीजन है इस वीडियो में 7 सूरज के दिखने का? आखिर वो कौन सा फेनोमेना यहाँ पर वर्क कर रहा है? क्या ये कोई ग्लिच इन द मैट्रिक्स तो नहीं है? इस पूरे कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।